आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है एहतजाजी तहरीक का दूसरा राउंड, ऑपोजिशन कंफ्यूजन का शिकार क्यों है? सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात, हुकूमत ऑपोजिशन का रास्ता कैसे रोकेगी? पावर सेक्टर के मसाइल, अवाम की नींदें क्यों उड़ेंगी? और फिर 2021 अवाम के लिए डरोना ख्वाब कैसे साबित होगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ऑपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। पीडीएम की आदत ने दूसरे राउंड के लिए खैबर पख्तूनख्वा के शहर मर्दान का इंतखाब किया है। मर्दान में महंगाई मार्च के नाम से मुनक्किदा रैली में मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज शरीफ, जबकि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी के लिए साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी शरीक हुए। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने वजीर आजम के गुज़श्ता रोज के खिताब को तनकीद का निशाना बना और हुकूमत से फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया। इस मौके पर नायब सदर मरियम नवाज का कहना था कि हुकूमत करने के लिए तैयार हो या ना हो, अवाम हुकूमत को घर भेजने के लिए तैयार है। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। कल उसने चीख कर कहा कि मुझे लाकर 22 करोड़ अवाम के सर पे बिठा तो दिया है, लेकिन मेरी हुकूमत चलाने की कोई तैयारी नहीं थी। क्या ये इलेक्शन से पहले बार बार ये नहीं कहता था कि मेरे पास 200 जबरदस्त बंदों की टीम है? क्या ये नहीं कहता था? हमें तो जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि इसके काबीना के जो अफराद हैं वो आपस में म्यूजिकल चेस खेल रहे, अपनी कुर्सियां तब्दील कर लेते हैं, लेकिन वो 200 अफराद की टीम पाकिस्तान को कहीं नजर नहीं आई। अब तो परसों इसने खुद एतराफ कर लिया कि मेरे पास तो टीम ही नहीं है कि मैं अच्छी हुक्मरानी दिखा सकूं। एक ऐसे वक्त में जब ज़िमनी इंतखाबात, सेनेट इंतखाबात और एनआरओ की सदाएं मुल्क की सियासत में गूंज रही हैं, तवक्को है कि ऑपोजिशन अपनी हिकमत अमली का असर-ए-नौ जायजा लेगी, हुकूमत मुखालिफ तहरीक को तेज करेगी। सवाल तो यह पैदा होता है कि क्या ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च जल्दी करने की प्लानिंग करेगी या लॉन्ग मार्च को धरने में बदलने की मंसूबाबंदी करेगी? इस हवाले से ताहाल ऑपोजिशन जमातों की जानिब से कोई फैसला सामने नहीं आया है। क्या ऑपोजिशन वक्त से पहले इस्तीफा लेने में कामयाब हो जाएगी या हुकूमत अपनी पॉलिसीज को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी? सवाल यह भी है कि क्या ऑपोजिशन असेंबलियों से इस्तीफे देगी या ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन की जानिब जाएगी? इस हवाले से आज आसिफ अली जरदारी ने मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता किया। उन्होंने पीडीएम क़यादत को सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का मशवरा दिया है। आसिफ अली जरदारी ने सेनेट इंतखाबात तक इस्तीफे देने का फैसला मौखर करने की तजवीज़ भी दी है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ के लिए कोशा है। उसकी नज़र में पार्लियामान के रास्ते कभी बंद नहीं करने चाहिए। शायद यही वजह है कि वो इस बार भी एहतजाजी तहरीक में शामिल होने के बावजूद इस्तीफों के मामले को तूल दे रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक धरना के सियासत जो ट्रेडिशन बना था पिछले हुकूमतों में, उसका हम काफ़ी खिलाफ रहे हैं और उस पर हमारा एतराज़ात रहे हैं। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, आप जानते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी सियासत की, पुरअमन सियासत की, और आज तक पिछले 10 सालों में हमने धरना की सियासत नहीं किया है। हम मार्च में शामिल हो रहे हैं। धरने के बारे में कल चेयरमैन साहब ने कैटेगोरिकली वजाहत कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय है कि बाय इलेक्शंस कंटेस्ट करने चाहिए और इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अब सेम पेज पर दिखाई देती है। पीडीएम से वाबस्ता दो बड़ी सियासी जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राय धरनों और एहतजाज के मामले पर माजी में जरूर मुनकसम रही है, ताहम अब दोनों सियासी जमातें इस मामले पर मुत्तफिक दिखाई दे रही हैं। गुज़श्ता दिनों मुस्लिम लीग नून की मरकजी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने भी ज़िमनी इंतखाबात को हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम करार दिया था, लेकिन पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफों के मामले में अपनी अलग ही राय रखते हैं। सवाल पैदा होता है कि क्या ऑपोजिशन जमातें अपना कोई मुत्तफ़िका लाएअमल बनाने में कामयाब हो पाएंगी? ऑपोजिशन जमातें सेनेट इंतखाबात और ज़िमनी इलेक्शन के मामले में मखमसे का शिकार रही तो दूसरी जानिब पीडीएम क़यादत को एनआरओ के इल्ज़ामात का दिफा भी करे। राना सनाउल्लाह ने एनआरओ का इल्ज़ाम लगाया तो शाह महमूद कुरैशी पर जो इल्ज़ाम आयद किया गया था, आज उसका जवाब खुद वज़ीर ख़ारजा ने दिया है। वो क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। उन्होंने एक 34 नुकाती मसवदा मेरे सामने रखा। जब हमने बैठकर उस मसवदे का मुताला किया तो हमें उसमें से एनआरओ की बू आई। शाह महमूद कुरैशी ने उस मीटिंग रूम में जो स्पीकर हाउस में है मुझे अलहदा बुलाया और उसके बाद कहा कि यार ये पागल जो है ये नहीं मान रहा, हम तो पूरी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि नैब में ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, हम पूरी तरह से मुतफिक हैं। और ये जो शहजाद अकबर बैठा है ना, ये है उसका एजेंट, इसके सामने आप जो है ना वो बात ना करें,
ये जाके वहाँ पे बताता है। किसने एनआरओ मांगा, एनआरओ क्यों मांगा गया, एनआरओ किस अंदाज में मांगा गया, इस पर कई दिनों से बहस हो रही है। लेकिन आज डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने वजीर आजम की मुशीर बराए एहतसाब को अपने निशाने पर रखा। उन्होंने सवाल उठाया कि एक गैर मुंतखब फर्द दीवान बाला के डेप्यूटी चेयरमैन पर कैसे इल्जाम आयद कर सकता है। अगर वजीर आजम और उनके मुशीर अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं तो चेयरमैन सेनेट अपना इस्तेहकाक क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकता। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ये चाहते हैं और वो अलग-ऐलान कह रहे हैं कि वो इंटरनेशनली नैब को ब्लैक लिस्ट कराएंगे और नैब को ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं इनको याद दहानी कराना चाहता हूँ, आपके पास एक अमानत है, आपके ऊपर अगर कोई मुकदमा बनता है तो आप मुकद्दस गाय नहीं हैं, माफियाज को प्रोटेक्शन हासिल नहीं है, आप अपने पब्लिक ऑफिस को इसके दिफा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 1.5 साल से मैं चेयरमैन नैब को लेटर्स लिख रहा हूँ, ये आज की बात नहीं है। सिर्फ ये है कि अब हर चीज़ की एक लिमिट होती है। मैं अपने फोरम पे खड़े होकर करूँगा। ये कौन होते हैं बोलने वाले कि जी आप वहाँ नहीं, सेनेट में नहीं कर सकते और आप यहाँ नहीं कर सकते। ये ख़त्म नहीं हुआ है मामला। अगर ये समझ रहे हैं कि जी ये ख़त्म हो गया, ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। ईवान बाला हो या कौमी असम्बली, आईने पाकिस्तान ने मेंबरान को चंद हुकूक दे रखे हैं और गैर मुंतखब अफराद उनका इस्तेहकाक मजरू करने की कोशिश करे तो यकीनन सवाल उठाना तो बनता है। एनआरओ और इंतखाबात, इस्तीफे और एहतजाज क्या अपोजिशन फैसला साजी में मखमसे का शिकार है? अपोजिशन जमातें कोई भी वाज़ेह लाएमल बनाने में नाकाम क्यों है? अपोजिशन जमातों की तहरीक का दूसरा राउंड किस जानिब जाएगा और अब तक अपोजिशन जमातें अपने आप को किस कदर कामयाब तस्वर कर रही हैं? इन तमाम तर मामलों पर बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब आपके वक्त के लिए। ऐसा सबसे पहले तो ये कहिएगा कि बाई इलेक्शन हो या सेनेट इंतखाब, हुकूमत ने अपनी रफ्तार बढ़ाई है मगर पीडीएम अपनी तय करदा शेड्यूल के मुताबिक चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुबह रफ्तार अपोजिशन हुकूमत के तेज रफ्तार बाउंसर्स के सामने क्लीन बोल्ड हो जाएगी? देखिए, इस वक्त तो आपने देखा है कि कल हुकूमत ही क्लीन बोल्ड भी हो गई है, स्टंप आउट भी हो गई है, कैच आउट भी हो गई है, एलबीडब्ल्यू भी हो गई है और चारों शाने चित गिरी हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब मजबूर हो गए हैं ये एतराफ़ करें कि उनके पास ना सलाहियत है, ना उनके पास टीम है, ना उनके पास विजन है और 2.5 साल के बाद वो कौम को ये नवीद सुना रहे हैं कि हमें तो मसाइल का अदराक नहीं था। आज आप 2.5 साल बाद हमें बता रहे हैं कि आपको तो पता ही कुछ नहीं था। आप अगर इतने ही भोले थे और अनाड़ी थे, आपने लोगों को धोखा क्यों दिया है? आपने पाकिस्तान का ये हशर क्यों किया है और आपने वो चीज़ क्यों की है कि जिसके लिए आपके पास सलाहियत नहीं थी? तो इसलिए इस वक्त तो ये हुकूमत चारों शाने चित गिरी हुई है और अब ये हीले बहाने तलाश कर रही है किसी तरह ये अगले 1.5-2 साल अपने आप को बरकरार रखें। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्क ने चलना है और मुल्क ने तबाह नहीं होना। पीटीआई या इस हुकूमत की तबाही पाकिस्तान का मुकद्दर नहीं हो सकती। हमने इस मुल्क को बचाना है और इसलिए पीडीएम समझती है कि अब इस हुकूमत के जाने में ही पाकिस्तान की आफियत है। एक नया इलेक्शन हो। ऑपोजिशन रायामा हमवार कर रही है और अवाम को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जो ये नामसाइद हालात है ये हुकूमत के पैदा करता है। आपको क्या दिखाई दे रहा है सर? हुकूमत को फिर घर भेजने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या सिर्फ लॉन्ग मार्च से हुकूमत घर चली जाएगी या आत्मी तौर पर इस लॉन्ग मार्च को धरने में बदलना पड़ेगा आपको? देखिए, सबसे पहले तो हमने खुद हुकूमत को ऑफर दी है कि हुकूमत को भी पता है कि उनसे मुल्क नहीं चल रहा, तो वो 31 जनवरी तक अगर रिज़ाइन करते हैं और नए इंतखाबात का ऐलान करते हैं तो सब आजमाइश से बच जाएंगे। लेकिन अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती तो फिर हम एक तारीखी लॉन्ग मार्च करेंगे और अगर उस लॉन्ग मार्च के नतीजे में भी हुकूमत को मैसेज क्लियर नहीं पहुंचा तो फिर हतमी जो इन पर हमला होगा वो इस्तीफ़ों का होगा। और जब 849 नशिस्तों में से 425 नशिस्तों से इस्तीफा हो जाए तो फिर बाई इलेक्शन नहीं हो सकता, फिर ये पूरी जो मसनूई इमारत है ये गिर पड़ेगी। यानी आप ये कह रहे हैं किसी भी किस्म का धरना देने से पहले इस्तीफों वाला एटम बम आप चला देंगे? नहीं, मैंने तो कहा है कि जो सीक्वेंस है वो ये है कि पहले लॉन्ग मार्च होगी और लॉन्ग मार्च के बाद फिर इस्तीफे होंगे। बिल्कुल ठीक है। ऐसा अब ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से बाई इलेक्शन की तैयारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कर रही है, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी बाई इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है? देखिए, इसके बारे में हमें उम्मीद है कि जल्दी पीडीएम की लीडरशिप कोई पॉलिसी तय करेगी। हमने उनसे रजू किया, हमारी अपने पार्टी के अंदर भी इस हवाले से राय है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम उसको पब्लिक करने से पहले पीडीएम की तमाम जमातों से डिस्कस कर रहे हैं
और मुझे उम्मीद है कि आइंदा चंद दिनों में पीडीएम की क़यादत इस बारे में कोई पॉलिसी फैसला करेगी। मैं इसलिए भी जानना चाह रहा हूं कि 1 फरवरी से आप लॉन्ग मार्च का आगाज कर रहे हैं। अब अगर बाई इलेक्शंस होने हैं तो यकीनन वो फरवरी के अवाइल के अंदर होंगे, या सेनेट इंतखाबात होते हैं तो वो फरवरी के सेकेंड वीक के बाद ही हो सकेंगे, उससे पहले तो होना मुमकिन नहीं है। तो जब आप ये कहते हैं कि लॉन्ग मार्च के आगाज से हुकूमत घर चली जाएगी, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि ना बाई इलेक्शंस होंगे ना सेनेट इंतखाबात हो सकेंगे। देखिए, 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया जाएगा और उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च होगी, और ये सारी जो टाइमिंग है इसको पेश नज़र रख के ही पीडीएम की लीडरशिप लॉन्ग मार्च की तारीखों का फैसला करेगी। तो ऐसा बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा कि एक तरफ लॉन्ग मार्च का प्रेशर होगा, दूसरी तरफ बाई इलेक्शंस का प्रेशर होगा, फिर सेनेट इंतखाबात का प्रेशर होगा, तो अल्टीमेटली तो ऑपोजिशन खुद दबाव में आ जाएगी और हुकूमत जो पता खेल रही है वो काफ़ी कामयाब दिखाई देती है इस वक्त। आप नहीं, हुकूमत कहाँ से है कामयाब दिखाई देती है? आप देख नहीं रहे कि जहाँ जिस टीम का कैप्टन ही ये कह दे कि मैं पिट गया हूँ, मेरे पास तो कुछ समझ नहीं आ रहा खेल कैसे चलना है, ये तो अपोजिशन की कामयाबी है कि हमने इनको इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया है कि खुद प्राइम मिनिस्टर ये इतराफ़ करने पे मजबूर हो गए हैं कि इनके पास ना सलाहियत है, ना उनको समझ है कि किस तरह ये खेल खेलना है, और अपोजिशन का एक अपना रोड मैप है, हम उसके मुताबिक रफ्ता रफ्ता अपना जो दबाव है वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसा अभी तक इमरान खान साहब इस्तीफा देने का नहीं सोच रहे। वो कहते हैं आप इस्लामाबाद आए, हमने 126 रोज का धरना दिया, आप 6 रोज के लिए बैठ जाएंगे तो फिर मैं इस्तीफा देने का सोचूंगा। आपने कब से इमरान खान साहब के बयानात को संजीदा लेना शुरू कर दिया है? आज तक जो भी उन्होंने बयान दिया उसके बरक्स उससे यू टर्न ही लिया है, लिहाजा हम अब तो इमरान खान साहब के बयानात को संजीदा नहीं लेते। अलबत्ता उनके लिए एक आबरूमंदाना तरीका है कि 31 जनवरी से पहले वो इस्तीफ़ा दे दें और नए इंतखाबात का ऐलान कर दें। इसमें मुल्क की भी बचत है और उनकी भी बचत है। अच्छा, ऐसा भी एक तासुर है कि पीडीएम की क़यादत खुद बहुत मुनकसिम है। वो बाई इलेक्शंस का मामला हो जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक क्लियर लाइन लिए हुए दिखाई देती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी सोच रही है, मौलाना फजलुर रहमान शुरू दिन से इस्तीफों के हामी रहे हैं, वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि बाई इलेक्शंस की तरफ जाएं और फिर सेनेट इंतखाब कंटेस्ट करें। तो क्या ऐसा फिर धरने का मामला भी है जिस पर प्रिंसिपल स्टांस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है कि धरना गैर आईनी और गैर जमहूरी जो है वो चीज़ है, उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या मौलाना फजलुर रहमान तो सोच सकते हैं। तो क्या ये तासुर दुरुस्त है कि इस वक्त पीडीएम की क़यादत बड़ी मुनकसिम है? देखिए, पीडीएम एक कसीरुल जमाती इत्तेहाद है और इसमें मुख्तलिफ जमातों की आरा हो सकती हैं, लेकिन अब तक पीडीएम ने हर मरहले के ऊपर डिबेट के बाद इत्तफाक राय से अपने फैसले किए हैं और तमाम जमातों ने उन फैसलों को ओन किया है। इसी तरह हर आने वाले मरहले पर पीडीएम की लीडरशिप आपस में डिबेट करेगी, उसमें पार्टीज़ की मुख्तलिफ राय हो सकती हैं, लेकिन जब फैसला होता है तो वो इत्तफाक राय के साथ होता है और उस पर सब अमल करते हैं। अब तक का जो पीडीएम का सफ़र है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा है और इसी तरह आइंदा भी ये जो हमारे मकासद हैं उनके हासिल होने तक इंशाल्लाह इसी तरह जारी रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नैयर बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि पीडीएम तहरीक अब अपने दूसरे राउंड में दाखिल हो गई है। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि अभी तक ऑपोजिशन हुकूमत को घर भेजने के अपने प्रिंसिपल मिशन के अंदर किस हद तक कामयाब हुई है और अपनी मंजिल से कितना करीब महसूस कर रहे हैं? देखें, ये पीडीएम की बुनियाद रखी थी सितंबर 20 को रखी गई थी और उसका जो एक्शन प्लान था उसमें पहले मरहले पे प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स पे जलसा आम थे और जो बड़ी कामयाबी से तकमील हुई और भरपूर शिरकत हुई आवाम की। और सेकंड फेज आज शुरू हुआ कि रैलीज निकालनी थी और मुख्तलिफ डिवीजन से उसका आगाज करना था। और आज पहला जो रैली थी और उसके इख्तिताम पे जलसा हुआ, बड़ा कामयाब मैदान में और भरपूर शिरकत थी आवाम की। लेकिन बुखारी साहब, आपके इस मुतालबे को तो हुकूमत पहले से ही मुस्तरद कर चुकी है। देखिए, आपने ये फैसला किया कि आप असम्बलियों से इस्तीफे दे सकते हैं, वहाँ बाई इलेक्शन अनाउंस हुआ, अब महसूस हो रहा है कि आप बाई इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। आपने कहा कि सेनेट इंतखाब नहीं होना चाहिए, यूँ महसूस हो रहा है कि सेनेट इंतखाबात का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। यानी जो हुकूमत चाह रही है एज इट इज ऑपोजिशन कर रही है, तो क्या हुकूमत कामयाब नहीं हो रही? देखिए, पहली बात है कि हमने कहीं भी नहीं कहा कि हम सेनेट के इंतखाबात नहीं होने। हमारा जो एक्शन प्लान में उसमें सेनेट के इंतखाबात का कोई जिक्र नहीं है। उस पर यही था कि हम इस हुकूमत से निजात चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नालायक हुकूमत से, नाअहल हुकूमत से निजात मिले, इस मुल्क के अवाम को, और उनकी कुछ बेहतरी की सूरत में कर सके। तो
दूसरी बात यह कि आपने कहा कि दिल्ली इंतखाबात का इशू जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत पहले रेज किया था। कुछ हमारे मेंबरान की डेथ हुई और सीट्स खाली हो गई थी। उस वक्त हमने ये कहा कि आइन में है कि 60 डेज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए जब वैकेंसी हो जाए, तो वो हम इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। अब बात यह है कि हम बिल्कुल हमने दरखास्तें मांगी हैं ज़िमनी इंतखाबात के लिए। ज़िमनी इंतखाबात एक अलग मरला है, रेजिग्नेशन एक अलग मरला है। पार्टी तो बुखारी साहब पीडीएम की दीगर जमातें भी कन्विंस हैं कि बाई इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए। शेड्यूल पीडीएम की मीटिंग के बाद आया, हर पार्टी का अपना मौक़िफ़ है और ये अगर आने वाले दिनों में जो मीटिंग होगी पीडीएम में उस पर अगर ये इशू डिस्कस हुआ तो जो डिसीजन वो होगा वो सबके लिए काबिल अमल होगा। अच्छा बुखारी साहब, अब इस मरहले के बाद अगला मरहला इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का है। क्या ये मामला लॉन्ग मार्च तक हल हो जाएगा या आपको लगता है कि धरना देना पड़ेगा? क्योंकि खान साहब ने कहा कि जैसे मैंने 126 रोज का धरना दिया, आप 6 रोज के लिए भी वहां पर बैठ जाए तो मैं इस्तीफा देने का सोच सकता हूं। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि वो धरना देगी और वो भी पीडीएम के साथ 6 रोज के लिए कम से कम वहां बैठेंगे ताकि खान साहब सोचने पर मजबूर हो जाए कि मुस्ताफी होना चाहिए? अभी तक हमारा धरने का कोई ऐलान नहीं है, ना ही उस पर कोई मौका इख्तियार किया है। हम समझते हैं कि धरने की नौबत नहीं आएगी, हमारा लॉन्ग मार्च शुरू होगा तो इनकी रुखसती शुरू हो जाएगी। लेकिन बुखारी साहब, आपकी इस तहरीक से अभी तक हुकूमत उस दबाव में दिखाई नहीं दे रही जैसा कि आप कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च शुरू होगा और हुकूमत घर चली जाएगी। बौखलाहट का तो शिकार है। कभी वो नॉन इश्यूज को इशू बनाती है, कभी सेनेट के इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से टारगेटर लाएंगे, कभी उसको कबल वक्त करवाएंगे, तो वो कंफ्यूजन का शिकार है। और मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज में वो ये मौका इख्तियार कर रहे हैं कि आज 1 साल बाद नैब के कवानीन की तो ये एनआरओ मांगे, इनके पास इख्तियार ही नहीं है और ना ही कोई एनआरओ इनसे मांग रहा है। जब आप सिर्फ एक लॉन्ग मार्च, देखिए अभी आपके जलसे हुए हैं, अब रैलियां हो रही हैं, फिर एक लॉन्ग मार्च करेंगे, हुकूमत कैसे मजबूर हो जाएगी? जब खान साहब ने 126 रोज का धरना दिया तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मजबूर नहीं हुई। आप धरना दिए बगैर सिर्फ एक लॉन्ग मार्च से हुकूमत को कैसे मजबूर कर देंगे कि वो असेंबलियां डिसॉल्व कर दे और घर चले जाए? ये हमने पाकिस्तान में तहरीकें देखी हैं। मैंने 68 की तहरीक भी देखी है, मैंने 77 की तहरीक भी देखी है, हमने MRD भी देखी है और फिर ARD भी देखी है। तो ये एजुकेशनल पॉलिटिक्स जो है ये पाकिस्तान की तारीख में लेकिन बुखारी साहब, जिन तहरीकों की आप एग्जाम्पल दे रहे हैं वो किसी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ थी। ये एक आईनी, एक इलेक्टेबल, अवाम के वोटों से एक मैंडेट लेकर आई हुई हुकूमत है, इसको आप उस तरह से कैसे घर भेज सकते हैं सर? देखिए, बात बड़ी सीधी सी है कि जब निज़ाम हुकूमत न चले तो फिर हुक्मरानों को घर जाना पड़ता है और निज़ाम हुकूमत ये चला नहीं पा रहे। लेकिन बुखारी साहब, उसका कोई आईनी फ्रेमवर्क होता है ना, कोई आईनी और जमहूरी तरीका बता दीजिए कि जैसे हुकूमत घर चली जाएगी सर। बात यह है कि हर चीज आईन में दर्ज है और उस पर हमारे एक्शन प्लान में नो कॉन्फिडेंस का ऑप्शन भी है, हमारे एक्शन प्लान में रेजिग्नेशन भी हैं और जब ऑलमोस्ट 50% मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबली से और नेशनल असेंबली से रिजाइन कर जाए तो असेंबलीज नॉन फंक्शनल हो जाती हैं। वो हमारी ऑप्शन है, लॉन्ग मार्च से नहीं जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास ऑप्शन रेजिग्नेशंस का भी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी हमारे साथ मौजूद थे। ऑपोजिशन जमातों की हिकमत अमली तो सामने आ चुकी है, लेकिन पीडीएम से निपटने के लिए हुकूमत की क्या हिकमत अमली और हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवेज आजम खान सवाती हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मरकजी हुकूमत ने सेनेट के इंतखाबात मार्च की बजाय फरवरी में कराने का पत्ता फेंकते हुए ऑपोजिशन जमातों की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का रुख ही तब्दील करके रख दिया है। जो तहरीक वजीर आजम इमरान खान के इस्तीफे के लिए जारी थी, उसकी सारी तवानाइयां इस वक्त इस बात पर लग रही हैं कि सेनेट के इंतखाबात बर वक्त यानी मार्च के पहले हफ्ते में हो ताकि पीडीएम अपने प्लान के मुताबिक हुकूमत मुखालिफ तहरीक को आगे बढ़ा सके। हुकूमत ने आज एक और पत्ता खेल दिया है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 186 के तहत
सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का रेफरेंस दायर कर दिया है। रेफरेंस में आइन में तरमीम किए बगैर इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 122 के शक नंबर 6 में तरमीम करने पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी गई है। रेफरेंस में कहा गया है कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत नहीं कराए जाते। सेनेट का इंतखाब इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कराया जाता है। सेनेट में खुफिया राय शुमारी से अराकीन की खरीदो फरोख्त का काला धन इस्तेमाल होता है। खुफिया वोटिंग की वजह से सेनेट इलेक्शन के बाद शफाफियत पर सवाल उठाए जाते हैं। सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के तहत हो सकता है और इसके जरिए सेनेट इलेक्शन में शफाफियत आएगी। रेफरेंस में कहा गया है कि सेनेट इंतखाबात में वोट की खरीदारी को खत्म करने पर तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक है। सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदारी को रोकना तमाम बड़ी सियासी जमातों के मंशूर में भी शामिल रहा है। रेफरेंस में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अराकीन पार्लियामान का इंतखाब बराह रास्त होता है, जबकि सेनेट उम्मीदवारान का इंतखाब बराह रास्त नहीं होता है। कौमी असम्बली के मेंबरान पार्टी डिसिप्लिन के बायस अपनी राय में इतना आज़ाद नहीं है, लेकिन आम आदमी इंतखाबात में वोट डालते हुए आज़ादाना इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। रेफरेंस दायर होने के बाद सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमत ओपन बैलेट इंतखाबात कामयाब हो पाएगी? हुकूमत ऑपोजिशन के गिर्द घेरे को मजीद कैसे तंग करेगी? इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर रेलवेज आजम खान सवाती हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सवाती साहब आपके वक्त के लिए। सवाती साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि वजारत रेलवेज का कलमदान संभालने के बाद आपने एक बयान जारी किया। आपने कहा कि हो सकता है कि रेलवेज के कुछ कंपोनेंट्स को आउटसोर्स करना पड़े, जिससे एक तासुर उभरा कि शायद स्टील मिल्स और पीआईए के बाद अब रेलवेज के महकमे को चलाने में भी हुकूमत अपनी नाकामी और नाअहली का एतराफ़ कर रही है। सबसे पहले तो इस पर एक क्लैरिटी आपसे दरकार है कि क्या वाकई अब रेलवेज को भी आउटसोर्स करने का प्लान बना लिया आपने? हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। एक रास्ता है स्टील मिल का कि हम सब कुछ बंद करके, और जो इतना ज़्यादा नुकसान इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत का हो रहा है, हम सारे जो है फारग कर दें। और दूसरा रास्ता ये है कि अगर हम कमर बांधें और वो काम जो हम नहीं कर सकते वो दूसरे को दे दें, अगर वो बेहतर तौर पे करता है, और वो काम करें कि जो हमारा मेन काम है, और उसके अंदर जो है वो ज़्यादा मुनाफा कमा कर ये जो इतने संगीन किस्म के सवाती साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि आपके बयान को गलत कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोट किया गया। आपका हरगिज ये मतलब नहीं था कि रेलवेज को आप आउटसोर्स करने जा रहे हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं सर। आज मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि आप हुकूमत चलाने के लिए तैयार हो या ना हो, अवाम आपको घर भेजने के लिए तैयार है। क्या यही अवामी दबाव है जिसकी बुनियाद पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को यह कहना पड़ रहा है अपने वजीरों को कि आपके पास अब गलती की गुंजाइश कोई नहीं, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे तो तभी बचत होगी? इसका बैकग्राउंड ये है कि उससे पहले हमें इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि तुम आइंदा 7 महीने के अंदर, ये 7 महीने रह गए हैं, इसके अंदर 30 जून 2021 तक क्या कुछ कर सकते हो। अब तुम्हारे पास जो बुनियादी बात थी कि रिफॉर्म का एजेंडा बन चुका, बहुत सारे आर्डिनेंस या एक्ट जो है, आर्डिनेंस आ गए और एक्ट जो है हमने तब्दील कर दिए। कुछ मिनिस्ट्रीज़ के अंदर जो है अब भी थोड़ी, जब तक हमारा सेनेट के अंदर जो है उसकी अक्सरियत नहीं होती, अभी भी जो है मुश्किलात हैं, लेकिन बेसिक तौर पर जो फाउंडेशन थी उन्होंने रख दी। और उसके बाद हर मिनिस्ट्री ने अपने एदाद और शुमार के साथ, अपनी टीम के साथ बैठकर उन्होंने उनको एक तफसील जो है दी कि आइंदा 7 महीने के अंदर जितने उनके प्रोजेक्ट हैं उनकी सूरत क्या हाल किया होगी, और उनका रिफॉर्म का एजेंडा जो इमरान खान का बेसिक एजेंडा है उसको कहाँ तक पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। मेरा ख्याल है ये तो एक अच्छी शुरुआत है। सवाती साहब, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि आपको याद होगा कि वजीर हवाबाजी जनाब गुलाम सरवर खान साहब ने पार्लियामान के फ्लोर पर जो बयानात दिए उसको एंडोर्स किया खान साहब ने कि हमसे जिस तरह ये मामला टेकअप करना चाहिए था उस तरह से किया नहीं है, जिसका हमने खमियाजा भुगता है। जिस तरह हमारे पायलट्स के ऊपर पाबंदी लगी और सिविल एविएशन अथॉरिटी दुनिया भर के अंदर जगह हसाई हुई, उसके साथ साथ जो दीगर वजारतें हैं, यकीनन रेलवेज के अंदर भी बहुत सारे हादसा थे, लेकिन हमने ये नहीं देखा खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर कि किसी वजीर से कलमदान उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वापस लिया गया हो। अगर लिया गया तो उसके बाद उसको स्वाप कर दिया गया, कोई दूसरी मिनिस्ट्री दे दी गई। ये मेरा एक बुनियादी सवाल है आपसे। नंबर 2 ये है सवाती साहब कि इस वक्त हुकूमत इसलिए दबाव में दिखाई दे रही है कि अब फिर आर्टिकल 186 के तहत आपने रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया है। इतनी जल्दी में हुकूमत क्यों दिखाई दे रही है वो ओपन बैलेट या शो ऑफ हैंड्स का मामला हो एट दिस पॉइंट इन टाइम? यही तो ऑपोजिशन का एतराज है कि जिस तरह से हुकूमत जल्दबाजी में फैसले कर रही है उसकी इंटेंशन ठीक नहीं लगती। देखें, मैं दूसरी बात का जवाब जो है आपको पहले देता हूं, इसलिए कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो बराह रास्त उसका ताल्लुक जो है मुझसे है। बहसियत पार्लियामानी वजीर के जो है मैंने वो 3 अमेंडमेंट आइन की, आर्टिकल 59(2) की, 226 की, ये सारी जो है वहाँ पे जमा कराई। और उसके बाद हर
टीवी स्टेशन के ऊपर मैं गया, मैंने जो है बाकायदा तौर पे 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर प्राइम मिनिस्टर को जो है बिठाया और उसको कहा कि शायद अपोजिशन के मेंबरान को मेरी आवाज़ जो है सुनाई नहीं देती, आप जो है उनको जो है बयान दिया। उन्होंने वाज़ेह तौर पे बयान दिया कि अगर अपोजिशन इस बात पे तुली हुई है कि वो आकर 2/3 मेजॉरिटी, हमें जो है इसकी अहमियत का एहसास होते हुए कि हॉर्स ट्रेडिंग सेनेट के अंदर हो रही है, अगर वो नहीं करेंगे तो हमारे पास दूसरा रास्ता जो है तैयार है। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, इसलिए कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है नहीं कि हम आइन की तरमीम करें। इसलिए इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत अब हम एक ऑर्डिनेंस के जरिए जो है 122 सब सेक्शन 6 के तहत, जिसके अंदर लिखा हुआ है, एक बाकायदा प्रोसीजर दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन का, हुकूमत जो है उसको चेंज कर देगी कि अब ओपन वोट होंगे और हाथ खड़ा करना नहीं है। लेकिन सवाती साहब, इसको आप ऑर्डिनेंस के जरिए से तब्दील कर नहीं सकते जब तक आईनी तरमीम नहीं लेकर आएंगे। आइन के अंदर अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, ये मामला ऑर्डिनेंस के जरिए से होगा नहीं सर। आप मेरी गुजारिश सुने ना जी, मेरा ख्याल है कि LLM किया हूँ, LLB किया हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और PhD हूँ, और अमेरिका के अंदर भी प्रैक्टिस की है और यहाँ भी प्रैक्टिस करी है। मैं आपको वसूख के साथ कहता हूँ कि कोई ऐसी अमेंडमेंट हमें आईनी नहीं चाहिए। आर्टिकल 59(2) वो ये है कि आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों चीज़ें होंगी इंशाल्लाह ताला। आपका बैलेट जो है मैं आपको बताता हूँ, वो बैलेट बिल्कुल उसी किस्म का होगा जिस तरीके से पहले था, उसी किस्म का जो है सिंगल ट्रांसफर वोट का जो है प्रोसेस होगा, उसी तरह जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी, और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन एक्ट के तहत 122(6) जो है उसको चेंज करेंगे, जहां इलेक्शन का कहा है कि सीक्रेट उसको करेंगे ओपन। सवादी साहब, मेरा सवाल तो ये है कि 126 को आप 124(3) को चेंज किए बगैर कैसे चेंज कर सकते हैं सर? सर 122 मैं ये कह रहा हूं कि सेक्शन 122 इलेक्शन एक्ट की, हमें आइन का जो है, आइन बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा। आइन जो है 226 जो है वो ये कह रहा है कि इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का जो है वो ओपन होगा, उससे हमारा कोई तल्लुक है नहीं। आप ये कह रहे हैं कि आईनी तरमीम के बगैर इलेक्शन एक्ट में तरमीम की जा सकती है, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल की जा सकती है। उसी के ऊपर, उसी को बेस बनाकर आर्टिकल 186 के तहत, जिसके तहत जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बाकायदा रेफरेंस भेज सकता है और इसकी वजाहत जो है अब सुप्रीम कोर्ट करेगी। जाहिर है कि वो कोई भी वजाहत करें, हम पर जो है उसको मनोअन उसका नफाज नहीं होता, क्योंकि 186 के अंदर वो एक एडवाइजरी आपको ओपिनियन देंगे कि उनका ये ख्याल है कि ये इंटरप्रिटेशन है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम, देखिए मारूजी हालात के मुताबिक ऑपोजिशन का सबसे बड़ा गिला ये है कि आप इस वक्त क्यों करना चाह रहे हैं, और हो सकता है कि हुकूमती इंटेंशन ये है कि हुकूमत को ये खदशा लाहक है कि उनके अपने MNAs और MPAs शायद ऑपोजिशन के पलड़े में अपना वोट डाल दे। इस वक्त सबसे बड़ा खदशा खुद हुकूमत का है। सर, जब मैं मीडिया से ये बात सुनता हूँ तो मुझको ये तासर देती है, बड़ा अफसोस होता है। देखिए 18 साल से जो मैं सेनेट में हूँ, ये एक कारोबार लोगों ने बनाया हुआ है और मेरा ये ख्याल है कि इसको डिस्करेज करना चाहिए। ये जो आर्गूमेंट है ये बड़ा डिफेक्टिव आर्गूमेंट है, ये बड़ा मीनिंगलेस आर्गूमेंट है जो मतलब है कि उनकी ज़बान से जो है आप अदा करते हैं। क्या कोई हुकूमत इतनी कमज़ोर होती है? और लोगों ने देखा नहीं कि इमरान खान जो है सीसा प्लाई दीवार की तरह जो है अपने असूलों के ऊपर खड़ा था। यह दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, क्योंकि सिंध में अक्सरियत है, पंजाब में भी उस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत इतनी तगड़ी नहीं है, वहां पर भी बड़ी थिन मेजॉरिटी है। बलूचिस्तान के अंदर भी यही सिचुएशन है, KP के अंदर कुछ मामला है। तो आपके पास हाँ क्लियर मेजॉरिटी आती हुई तो फिर भी सेनेट के अंदर नहीं दिखाई दे रही। अगर सेनेट इंतखाब हो भी जाता है तो किस तरह केटर करेंगे? और इस वक्त जो PDM मूवमेंट जिस पेस के साथ चल रही है, आप कैसे गेज कर रहे हैं इसको, और फिर क्या इंगेज करेंगे या क्या हिकमत अमली होगी हुकूमत की इनसे काउंटर करने के लिए? पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनको इस बात पे आप राज़ी करें, आप बड़े अच्छे एंकर हैं, बड़े अच्छे स्पोक्समैन हैं, कि कम से कम जो है ये ज़मनी इंतखाब के ऊपर जो है आपस में इत्तेफाक कर लें। इसलिए कि तारीख़ हमें ये बता रही थी, गिलगित बल्तिस्तान इसी वक्त ये मूवमेंट इनकी जारी थी ना, जो 11 सरबाज एक जगह इकट्ठे हुए थे, ये मूवमेंट जारी थी। क्या वहाँ पर ऐसा हुआ है? सर ये कभी नहीं होगा। इनका काज मुख्तलिफ है, इनकी हुदूद जो है, इनका मंजिल मुख्तलिफ है। ये सिर्फ अपनी अपनी चोरी का माल बचाने के लिए जो है इस तरह इकट्ठे हुए हैं, इसलिए कि अब इन्हें सामने मौत नजर आ रही है, इनको कैद नजर आ रही है, इनको अदालतें नजर आ रही है, इनको नेब नजर आ रही है। इसलिए इनसे ये तवक्को न करें कि किसी एक मसले के ऊपर जो है इंशाअल्लाह ताला आप देखें, अब ये देखें ना, वो कह रहे थे कि ज़मनी इंतखाब नहीं होगा।
अब कोई क्या रहे, कोई क्या कह रहा है। देखें, पीपल पार्टी वाले जो है जबरदस्त बड़े होशियार हैं, उनका कारोबार कैसे बंद होगा सर? नवाज शरीफ का जब कारोबार बंद हुआ तो जेल से जो है अपनी सेहत का बहाना करके जो है वो भाग गया। इंशाल्लाह ये अपना कारोबार बंद नहीं करेंगे। और देख लें कि अब JUI के अंदर भी जो है फूट पड़ चुकी है, देखें इसका हशर क्या होता है आगे जाके इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वफाकी वजीर रेलवेज आजम खान सवाती हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि अवाम की नींदें कैसे हराम होने को हैं। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मीर रियासत वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान ने एतराफ़ किया है कि मुल्क की पावर सेक्टर के मामलात पर सोचते हुए उनकी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। वो कौम और आवाम के दर्द को महसूस करते हुए रात भर सो नहीं सकता। जो सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का अगर एक चैलेंज है जो मुझे कई दफ़ा रात को नींद नहीं आती सोच के, वो है हमारी पावर मिनिस्ट्री, जो बिजली है। अगर हमने कोई भी आवाम को एक ऐसी बिजली देनी है कि जो एक वो अफोर्ड भी कर सकें, और साथ साथ ये जो कर्जों का पहाड़ चढ़ता जा रहा है, जो सर्कुलर डेट है, इसको कैसे बचाए। मेरे रियासत पावर सेक्टर के मामलात की वजह से आपकी नींद तोड़ी है, लेकिन आपके दौरे हुकूमत में बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। गर्दिशी कर्जों के बोझ तले अवाम दबती चली जा रही है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में अवाम को हर 2 माह बाद अरबों रुपए का टीका लगाया जा रहा है। मेरे रियासत खराब माशी हालात ने अवाम को पीस कर रख दिया है। उन्हें चूल्हा जलाने के लिए वसाइल नहीं मिल रहे हैं। वो 2 वक्त की रोटी तलाश करने से कासिर हैं। ऐसे में उन्हें अरबों रुपए का टीका लगाया जा रहा है। मेरे रियासत आपकी रियाया आपसे इस्तफसार कर रही है कि टूटी है मेरी नींद, मगर तुमको इससे क्या। मेरे रियासत IMF की इमा पर बिजली की कीमतें तो बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन आपके वज़रा ने कभी आपके सामने अवाम की मुश्किलात नहीं रखी। मेरे रियासत कभी आम आदमी के वसाइल के बायस आपकी नींद हराम हुई। मेरे रियासत IMF के प्रोग्राम में जाने से ताखीर के फैसले ने अवाम की मुश्किलात यहां तक पहुंचाई हैं, और अब आपके मुशीरों की नाकिस मनसूबाबंदी हालात को मजीद खराब कर रही है। मेरे रियासत गुज़श्ता साल आपकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में 12 रुपए फी यूनिट इजाफा किया, जबकि इस साल भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान, गुज़श्ता साल आम पाकिस्तानियों पर 120 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया, जबकि इस साल ये बोझ मजीद बढ़ा है। क्या हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों का बोझ सिर्फ अवामी बर्दाश्त करती रहेगी? क्या IPP से मुआहिदों पर नजरसानी के महज दावे ही किए जाते रहेंगे? मेरा रियासत आज एक बार फिर आपकी हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिराने की ठान ली है। खबर है कि नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी को बिजली 1 रुपए 52 पैसे महंगी करने की दरखास्त की है। दरखास्त अक्टूबर और नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई है, जिसमें नवंबर के लिए बिजली की कीमत में 95 पैसे फी यूनिट और अक्टूबर के लिए बिजली 57 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त हुई है। मेरे रियासत अभी चंद दिन कबल ही तो बिजली की कीमतों में 1 रुपए 11 पैसे इजाफा किया गया था। ये इजाफा भी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया था। मेरे रियासत मौसम सरमा में जब बिजली की तलब में कमी हो जाती है, ऐसे हालात में कीमतों में इजाफे के मकासद क्या हैं? मेरे रियासत क्या IMF की शराइत पूरी करने के लिए आम पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी जाती रहेगी? मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, सिर्फ नींद ना आना मसले का हल नहीं है, बल्कि रातों को जाग कर इन मसाइल का हल तलाश करने की जरूरत है, क्योंकि आपने मदीना की रियासत बनाने का कौम से वादा किया था। जी हाँ, वही रियासत इफ़ा वक्त रातों को जाग कर अवाम के मसाइल का हल तलाश करते थे। मेरे रियासत ये वक्त की अहम ज़रूरत है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि 2021 दुनिया के लिए ख़तरनाक तरीन क्यों बन रहा है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। साल 2020 मायूसी, तकलीफ दे खबरों और परेशान कुन तारीख रकम करते हुए अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। पूरी दुनिया इस साल की जल्द रुखसती के लिए दुआ गो है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि 2021 इससे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? 2021 की मुमकिन खतरात के पेश नज़र रूसी जरीदे ने तो ये तक लिख दिया कि खुदा करे कि साल 2021 चढ़े ही ना, और आंख बंद करे तो साल 2020 से बराह रास्त 2022 में दाखिल हो जाए। नया साल तो गुज़श्ता साल की निस्बत ज़्यादा इंसानी अलमियों को साथ लिए आ रहा है। आपके सामने वो वजूहात रखते हैं जिनके बायस 2021 ज़्यादा खतरनाक साल साबित होगा। कोरोना की आलमी वबा के दौरान पूरी दुनिया आलमी तनाज़ात और बहरानों से घिरे ममालिक को उनके हाल पर छोड़ दिया, जिसकी कीमत उन ममालिक में बसने वाले मजबूर और बेबस इंसान अदा करने पर मजबूर हैं। यानी जैसे 2021 में दाखिल होगी
तो इस वक्त नया साल करोड़ों अफराद को गुर्बत, बीमारी और भूख में धकेल रहा होगा। इसी तरह आलमी रहनुमाओं की जानिब से खामोशी कई सियासी बहरानों को भी जन्म देगी। इसी तरह अक़वाम आलम के दरमियान जारी झगड़े, माहौलियाती तग़य्युर और ख़ुद कोरोना वायरस के फैलाव के ख़तरात मज़ीद बढ़ जाएंगे, जिससे आइंदा बरस भी 2020 से मुख्तलिफ नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के एक ज़ैली इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि 2021 में सारी दुनिया बिलखुसूस गरीब और तरक्की याफ्ता ममालिक में बदतरीन कहत फैल सकता है। आलमी इदारे के मुताबिक ये कहत इतना ख़तरनाक होगा कि इसके बारे में महज कहानियों और किताबों में ही पढ़ा होगा, जबकि इस कहत से दुनिया के 36 ममालिक मुतासर हो सकते हैं। आलमी बरादरी की अदम तवज्जुही के बाइस बेघर ख़ानदान, ख़ास तौर पर ख़वातीन और लड़कियों के मसाइल में भी इजाफा हो सकता है। यमन, अफगानिस्तान, शाम, कॉन्गो, नाइजीरिया, वेनेज़ुएला, जनूबी सूडान, इसी तरह इथोपिया और मोज़म्बिक में करोड़ों अफराद तनाज़ात में घिरे रहेंगे, जिन्हें भूख और कहत की सूरत का सामना है। इन ममालिक में खुराक की किल्लत और ज़्यादा कीमतों और मुलाजमतों की कमी के बाइस मुल्क के शहरी घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं। इम्कान है कि इन बहरानों की वजह से माशरती बदअमनी और तशद्दुद में भी इजाफा देखा जाएगा। नाइजीरिया के शुमाल मशरक में तनाज़ात और कहत का ख़तरा है। 20 करोड़ 61 लाख की आबादी में 89 लाख अफराद मदद के मुंतज़िर हैं। तनाज़े के एक अशरे बाद 30 लाख अफराद बेघर हैं। लाखों अफराद को ग़िज़ाई बहरान का सामना है। शिमाल और शमाल मगरबी नाइजीरिया में जराइम पेशा गिरोहों और कम्युनिटी के दिफाई ग्रुप्स में शामिल तनाज़ात बढ़ रहे हैं। कोविड-19 वबा नए साल में मुल्क के शिमाल मशरक में मुमकिना कहत की तरफ बढ़ रही है। तवील खाना जंगी से निकले जनूबी सूडान में फिर खतरात के बादल हैं। आइए हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की बात करते हैं। इस वक्त हुकूमत कर्जों की मौखर अदायगियों पर फतह के जश्न मना रही है, लेकिन क्या कभी हुकूमत ने यह सोचा है कि जब 2021 में तमाम ममालिक को यकमुश्त कर्ज अदा करना पड़ गए तो उस वक्त का सामना कैसे किया जाएगा? क्या इस बात पर गौर व खौज किया गया कि लॉकडाउन और माशी पाबंदियों से आज़ादी के बाद बेरोजगार करोड़ों पाकिस्तानियों को कैसे रोजगार दिया जाएगा? इस वक्त पूरी दुनिया इस ख्वाहिश का इजहार कर रही है कि काश 2021 की बजाय हम किसी मोर्चे के तहत 2022 में पहुंच जाएं, ताकि 2021 के मुमकिन खतरात से इस कुर्रा अर्ज़ को बचाया जा सके। यकीनन इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो बर वक्त फैसले करे, ताकि जैसे कौम ने का मुकाबला किया ऐसे ही 2021 के खतरात का सामना किया जा सके। और आइए मिलकर ये दुआ करते हैं कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे बरसों, यहाँ ख़िज़ा को गुजरने की भी मजाल लाओ। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।